हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं एक क्रांतिकारी विचारक कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स विश्व का एक ऐसा विचारक था जो पूरा जीवन सफ़र करता रहा, एक देश से दूसरे देश दौड़ता रहा। सरकारों ने उसे अपने देश से निकाल दिया और यह क्रम लगातार पूरे जीवन भर चलता रहा। सन 1818 में जर्मनी के ट्रीब्स नामक स्थान पर कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था और इसके बाद 1883 में उसकी मृत्यु हुई। और कार्ल मार्क्स का जो योगदान है उसने पूरी दुनिया को दो भागों में बांट दिया। एक शोषक जो शोषण करता है, दूसरा शोषित जो शोषित होता है। यह क्रम लगातार उसने पूरे जीवन भर कई युगों में बांटकर समझाने का प्रयास किया। मुख्य रूप से जब हम सामाजिक परिवर्तन पढ़ते हैं तो सामाजिक परिवर्तन के पढ़ने के दौरान जब हम कारकों का अध्ययन करते हैं तो कारकों के अध्ययन में आर्थिक कारक को कार्ल मार्क्स अत्यधिक महत्व देता है और वे कहता है कि जो समाज में परिवर्तन होता है, जो बदलाव आते हैं, वो अन्य कारणों से नहीं बल्कि मुख्यतः आर्थिक कारणों से बदलाव आते हैं। और इसी पर आधारित है यह सिद्धांत कार्ल मार्क्स का। ऐतिहासिक भौतिकवाद, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, जिसको कार्ल मार्क्स ने जर्मन आइडियोलॉजी नामक पुस्तक में 1845 में दिया। और उसमें उसने कहा कि आज तक का इतिहास राजा रजवाड़ों की कहानियां नहीं है बल्कि उत्पादन का तरीका है। जैसे जैसे उत्पादन का तरीका आगे की ओर बढ़ता है वैसे वैसे युग भी बदलते जाते हैं। तो मुख्य रूप से हम यहाँ ध्यान देंगे कि सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारकों पर कार्ल मार्क्स ने जोर दिया और समाज में परिवर्तन के लिए मुख्य रूप से आर्थिक कारकों को ही जिम्मेदार माना। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस लेक्चर का उद्देश्य हमारा यह है कि सामाजिक परिवर्तन को अच्छे ढंग से श्रोतागण जो हमारे हैं, चाहे वो विद्यार्थी हों चाहे कोई अन्य हो, तो एक तो इस लेक्चर का उद्देश्य जो है वो सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारकों को कैसे समझा जाए ये भी बताना। दूसरा, कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय तो है ही पूरा स्ट्रगल भरा, संघर्ष भरा, लेकिन मेन आइडियोलॉजी को समझाना, मेन उसके विचारधारा को समझाना, ये भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है वो कार्ल मार्क्स का है कि वह जो है वो क्या कहना चाहता है, उसने किन बातों को ज़्यादा महत्व दिया। इन बातों को भी इस अध्ययन के माध्यम से, हम इस लेक्चर के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। इसमें जो रिसोर्स हैं हमारे, जो हमने अध्ययन किया है, उसमें डॉक्टर DS बघेल सर की समाजशास्त्र, दूसरा गुप्ता एवं शर्मा की समाजशास्त्र, तीसरा समाजशास्त्रीय विचारा, और ये मुस्तबा हुसैन साहब की हमने पढ़ी है। और इनके माध्यम से जो जानकारी हमने कलेक्ट की है उसको अपने लेक्चर में पिरोने का काम किया है। और इसके बाद कार्ल मार्क्स ने कहा कि आज तक के इतिहास को 5 युगों में हम बांट सकते हैं और जैसे जैसे उत्पादन का तरीका हमारा बदलता जाता है वैसे वैसे युग भी बदलते जाते हैं। सबसे पहला जो उसने युग बताया वो आदिम साम्यवादी युग, जिसे प्रिमिटिव कम्युनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। प्रिमिटिव कम्युनिज्म का मतलब है एक जंगली अवस्था, एक बर्बर अवस्था, जब व्यक्ति जंगलों में भटका करता था। और ऐसा कह सकते हैं कि कोई उत्पादन का तरीका तो नहीं था। मनुष्य की केवल 2 आवश्यकताएं थीं, और एक पेट की भूख और दूसरा जो है यौन इच्छाओं की पूर्ति। और इन दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई विशेष नियम हमें देखने को नहीं मिलता। हम जैसे तैसे जंगलों में भटका करते हैं, मनुष्य जंगलों में भटका करता है और जैसे तैसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो हम कर लेते हैं। यद्यपि शुरुआती दौर में अपन यदि इस तरह से भी व्याख्या करें तो गलत नहीं होगा कि मनुष्य की कुछ अनिवार्य आवश्यकताएं होती हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान आदि आदि। तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति उत्पादन करता है और जैसे जैसे व्यक्ति उत्पादन का तरीका बदलता चला जाता है वैसे वैसे युग भी बदलते चले जाते हैं।
पहला, जैसा कि अपन चर्चा कर रहे थे, आदिम साम्यवादी युग, प्रिमिटिव कम्युनिज्म, यह पूरी तरह से जंगली अवस्था थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें केवल दो आवश्यकताएं थीं और इन दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई नियम नहीं बने हुए थे और जैसे तैसे व्यक्ति जंगलों में भटका करता था और कच्चे मांस या जैसे भी उसे प्राप्त हो जाते थे वैसे वैसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वो कर लेता था। इसी तरह से यौन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी कोई सिस्टमैटिक, जैसे आज हम देखते हैं तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विवाह जैसा सिस्टम देखने को मिलता है, तो ऐसी कोई व्यवस्था भी पहली अवस्था में या पहले युग में हमें देखने के लिए नहीं मिलती। जमीन जो है वो किसी व्यक्ति की नहीं होती, पूरी तरह से जैसा नाम से स्पष्ट हो रहा है कि साम्यवादी, मतलब जो लैंड है, जो जमीन है, उसका मालिक कोई व्यक्ति नहीं होता है बल्कि वो पूरे लोगों की होती है और उस जमीन का उपयोग सभी लोग जो है वो करते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसके बाद जैसे ही एक व्यक्ति जो है वो जमीन के एक टुकड़े पर अधिकार करता है और ये कहना शुरू कर देता है कि ये जमीन मेरी है, जैसे ही ये तरीका बदला वैसे ही होड़ मच गई। यहाँ पर ला ऑफिस, मछलियों का नियम, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, माइट इज राइट, सत्य ही सत्य है, इस तरह के सिद्धांत काम करने लगते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस तरह की व्यवस्था जो है वो हमारे समाज में काम करने लगती है और इसमें हम पूरी तरह से ताकत पर आधारित हो जाते हैं। हर ताकतवर व्यक्ति अपने कमजोर पर अटैक कर देता है और उसकी जमीन भी हथिया लेता है और उसको अपना दास भी बना लेता है। इस तरह से हमारा समाज दो वर्गों में विभाजित हो जाता है, एक मालिक और दूसरा दास। मालिक के अंडर में दास रहते हैं और दास जिस तरह से जेब में पैसे होते हैं कि जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें उसका उपयोग हम कर सकते हैं, उसी तरह से ये दास भी होते हैं कि यदि मालिक को लगता है कि उसके प्राण संकट में हैं और उनको न्यौछावर कर देने से मालिक की जान बच सकती है तो मालिक उनको भी न्यौछावर करने में या आगे करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ता। इसके बाद यह दास युग कुछ समय तक चलता है। इसके बाद कृषि का प्रादुर्भाव होता है, खेती करना हम सीख जाते हैं और जैसे ही कृषि का प्रादुर्भाव होता है, तो इससे पहले के युग में हम देख चुके हैं कि दास युग में जो है वो मालिक जमीन का भी मालिक होता है। तो यहाँ पर जब कृषि का प्रादुर्भाव होता है, उत्पत्ति हो जाती है, हम खेती करना सीख जाते हैं, तो मालिक जो है वो जमीन का मालिक तो है ही, यहाँ पर उसे हम सामंतवादी युग जब आता है तो सामंतवादी युग में उसे हम सामंत कहने लगते हैं। वो जमीन का मालिक या मुखिया हो जाता है और उस पर खेती करने के लिए वो कृषक जो है, जो दास थे उनको कृषक के रूप में यहाँ पर निरूपित करता है कार्ल मार्क्स और ये कहता है कि सामंत जो है वो अपनी जमीन जो है वो कृषकों को दे देते हैं, एक निश्चित लगान जो निश्चित करते हैं वो कि हमें चाहिए, तो उस लगान को देकर किसान जो है, कृषक जो है वो खेती करता है और खेती करने के बाद जो लगान निश्चित हुई थी, चूंकि सामंत जो है वो पावरफुल होता है, ताकतवर होता है, तो उस खून पसीने की कमाई को कृषक जो पैदा करता है उस जमीन से, उसमें जो लगान निश्चित की गई थी उससे कई गुना ज़्यादा जो है वो सामंत जो है वो हड़प कर जाता है, मतलब किसी न किसी प्रकार से शोषण करता है। आदिम युग जो हमने देखा, पहला युग, उसमें शोषण तो देखने को नहीं मिलता, एक जंगली अवस्था, एक बारबरियन एज हमें देखने के लिए मिलती है। लेकिन जैसे ही दास युग में हम आते हैं तो हम ये देखते हैं कि मालिक जो है वो किसी न किसी प्रकार से दासों का शोषण करता है। इसके बाद जब हम सामंतवादी युग में पहुंच गए हैं तो सामंतवादी युग में भी हम देखते हैं कार्ल मार्क्स के अनुसार कि सामंत जो है पावरफुल होता है और लगान तो वह कम निश्चित करता है, लेकिन जब कृषक खून पसीने की अपनी कमाई लेकर आता है तो उससे कई गुना ज़्यादा जो निश्चित किया गया था तो उससे जो है वो कृषकों से हड़प लेता है। इसके बाद संपूर्ण यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई थी 18वीं शताब्दी में, जिसका परिणाम ये हुआ कि मोर गोल्ड, मोर पावर, मोर वेल्थ, ज़्यादा से ज़्यादा हम संपत्ति के पीछे भागने लगे। अब छोटे मोटे व्यवसाय से, छोटे मोटे काम से हम संतुष्ट नहीं होते हैं, तो इसमें जो है वो पूंजीवादी युग आ जाता है। हम बड़े बड़े कारखाने लगाने लगते हैं और हमारा समाज दो वर्गों में बढ़ जाता है, एक पूंजीपति और दूसरा जो है वो श्रमिक।
पूंजीपति उत्पादन के जैसे कि हम जानते हैं कि 5 साधन होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन। तो केवल श्रम को यदि अलग कर दिया जाए तो बाकी साधन जो है वो पूंजीपति के पास होते हैं, और पूंजीपति जो है वो एन के प्रकार ऋण किसी भी प्रकार से जो है वो श्रमिकों का शोषण करता है। उसके कई तरीके कार्ल मार्क्स ने बताए हैं, जैसे अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और भी कई मजदूरी का लौह नियम। इस पर हम अगले लेक्चर में आपसे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखें कि पूंजीपति जो है वो इतना पावरफुल होता है कि वो श्रमिकों का शोषण करता है और कम से कम मजदूरी देकर ज़्यादा से ज़्यादा काम कराना चाहता है, और उसे किसी प्रकार से भी एक नहीं होने देता। लेकिन जब श्रमिकों का कष्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, शोषण इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो त्राही त्राही करने लगते हैं, उनको लगता है कि यदि ऐसी ही व्यवस्था बनी रही तो हमारा जीवन जो है वो संभव नहीं होगा। तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स भी पूरी तरह से ऐलान करता है, पूरी तरह से कहता है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें खोने के लिए गुलामी की जंजीरें हैं और पाने के लिए सारा विश्व पड़ा है। वो बिल्कुल क्या आह्वान करता है श्रमिकों का कि यदि अब यहाँ पर तुम एक नहीं हुए, यदि एकजुट नहीं हुए, साम्यवादी लीग, कम्युनिस्ट लीग का गठन नहीं किया और पूंजीपतियों के खिलाफ जंग का ऐलान नहीं किया, तो इसका परिणाम ये होगा कि पूरी तरह से तुम समाप्त हो जाओगे। और यदि तुम ये लड़ाई लड़ते हो तो इसमें केवल और केवल तुम्हारी गुलामी का नाश होगा। पूंजीपति व्यवस्था को जब तुम नष्ट कर दोगे, पूंजीवादी व्यवस्था को नष्ट कर दोगे, तो इसका केवल एक परिणाम होगा कि तुम्हें शोषण से मुक्ति मिल जाएगी। तो इसके बाद जब वर्ग संघर्ष हमें देखने के लिए मिलता है, क्लास स्ट्रगल देखने के लिए मिलता है कि जिसमें जो है वो पूंजीपति वर्ग के खिलाफ जो है साम्यवादी लीग का गठन किया जाता है, सारे श्रमिक एक हो जाते हैं और इसके बाद पूंजीपतियों की लंबाई को 6 इंच छोटा कर देते हैं, मतलब मौत के घाट उतार देते हैं। तो इसके बाद एक अगले युग में हम प्रवेश करते हैं जिसे साम्यवादी युग या एज ऑफ कम्युनिज्म के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद में हमें ये समझाने का प्रयास किया कि जैसे जैसे हम उत्पादन का अपना तरीका बदलते जाते हैं, मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज करते हैं, उसी तरह से एज जो है वो चेंज होता जाता है, युग भी बदलता जाता है। और इसे ही उन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत के नाम से देने का प्रयास किया, जिसमें उसने उन्हें क्लियर कर दिया कि इतिहास जो है, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं इतिहास की किताबों में, कि कोई राजा हुआ करता था जो दूसरे राजा पर आक्रमण करता है और यदि वो जीत गया तो वो उसकी पूरे राज्य को हथिया लेता है, और यदि वो हार गया तो अपने अस्तित्व का विलीनीकरण कर देता है और वह अपना राज्य खो देता है। तो इतिहास की किताबों के पन्नों से निकलकर कार्ल मार्क्स अलग बातें करता है और ये कहता है कि इतिहास का निर्धारण जो है वो पूरी तरह से राजा रजवाड़ों की कहानियों से नहीं होता है, बल्कि पूरी तरह से उत्पादन के तरीके से होता है। जैसा उत्पादन का तरीका होगा वैसा ही युग भी हमें देखने के लिए मिलेंगे। तो इस तरह से 5 युग: प्रिमिटिव कम्युनिज्म, एज ऑफ स्लेवरी, एज ऑफ फेडरलिज्म, एज ऑफ कैपिटलिज्म और एज ऑफ कम्युनिज्म। तो इस तरह से 5 युगों में आज तक के इतिहास को वो बांट देता है। इसके बाद अगले क्रम में हम बढ़ें तो इस सिद्धांत की आलोचना की जब हम चर्चा करते हैं तो मुख्यतः 2 बातें निकलकर हमें जैसे ही हम आलोचना के क्रम में बढ़ते हैं सिद्धांत को पढ़ने के पश्चात, तो पहली आलोचना हमें यह देखने के लिए मिलती है या यह आलोचना की जाती है दूसरे विद्वानों के द्वारा कि कार्ल मार्क्स अत्यधिक भौतिकतावादी थे। उन्होंने केवल आर्थिक कारकों को महत्व दिया, भौतिकवादी तत्वों को ज़्यादा महत्व दिया, ज़्यादा प्रेफरेंस दिया और बाकी तत्वों को पूरी तरह से नकार दिया। दूसरी आलोचना की जाती है इस सिद्धांत की कि यह सिद्धांत अस्पष्ट और अतिरंजित। अस्पष्ट और अतिरंजित इसलिए कहा जाता है कि एक तो ये कि फुकुयामा ने एंड ऑफ जो वर्ल्ड, विश्व का अंत के नाम से पुस्तक लिखी, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि जो कार्ल मार्क्स 5वां युग बताता है जिसे हम साम्यवादी युग कहते हैं, आज तक के इतिहास में वो केवल कल्पना लोक में ही देखने को मिलता है, कहीं पर भी वो युग जो है वो देखने को नहीं मिलता। तो निर्धारण तो कार्ल मार्क्स ने कर दिया 5 युगों में, लेकिन जब हम व्यवहारिक जीवन में देखने का प्रयास करते हैं तो इस प्रकार का कोई युग हमें देखने को नहीं मिलता।
दूसरा अतिरंजित मतलब खूब डेकोरेट किया है, अच्छी बातों को भी नकार दिया है। पूंजी पर आज जो हम देखते हैं व्यवहारिक जीवन में कि पूंजीपति जब किसी कारखाने की या उद्योग की स्थापना करता है तो वह जो है वो बहुत सारी श्रमिकों को सुविधाएं भी देता है और बहुत सारी अच्छी बातें जैसे हॉस्पिटल, अच्छी शिक्षा बच्चों को, लेकिन उसकी बात कार्ल मार्क्स नहीं कहता, केवल अपने सिद्धांत को लादता चला जाता है और खूब डेकोरेट करके सामान्य बातों को भी ऐसे स्पष्ट करता है कि किसी न किसी प्रकार से पूंजीपति जो है श्रमिकों का शोषण करता है। तो ये दो तीन बिंदुओं के अंतर्गत कार्ल मार्क्स के इस ऐतिहासिक भौतिकवाद की आलोचना की जा सकती है कि एक तो अत्यधिक भौतिकतावादी, माने बाकी तत्वों को उन्होंने पूरी तरह से नकार दिया है, धर्म को, सोच को, विचार को पूरी तरह से नकार दिया है और आर्थिक तत्वों को, भौतिक तत्वों को जरूरत से ज़्यादा महत्व दिया। दूसरा, सिद्धांत अस्पष्ट है। उसका कारण ये कि कहीं ऐसा वर्गीकरण देखने को नहीं मिलता कि जैसे ही उत्पादन का तरीका बदला वैसे ही युग भी बदल जाए। बहुत जगह हमें देखने के लिए मिलता है कि उत्पादन का तरीका, मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज तो हो गया, लेकिन कहीं पर भी वो व्यवहारिक जगत में युग परिवर्तित हो जाए या हमारा पूरा माहौल परिवर्तित हो जाए, ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो ये इस सिद्धांत की आलोचना। अगले क्रम में इस सिद्धांत के महत्व की बात करें तो इसमें हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि इतनी आलोचनाओं के बाद भी एक खास बात जो कार्ल मार्क्स की देखने को मिलती है कि सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक तत्वों का भी महत्व होता है। इस बात को भी हमें स्वीकार करना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा कारक है जो सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, तो इसे नकारा नहीं जा सकता। तो ये इम्पोर्टेंस है इस थ्योरी का, ऐतिहासिक भौतिकवाद का, कि इसमें जो है वो आर्थिक तत्वों का क्या महत्व होता है सामाजिक परिवर्तन में, इसको बहुत अच्छे से कार्ल मार्क्स ने समझाने का प्रयास किया। थैंक यू।